जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से जो भी 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला सवाल है, पीतल एवं तांबा के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो आंसर है, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। ये अम्ल पीतल या तांबा के साथ अभिक्रिया करके विषैले लवण जैसे कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर एसीटेट बना देते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबा के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अगला सवाल है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? मतलब जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, कौन सा गैस निकलता है, वो बताना है। तो जब भी धातु कोई अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है Zn+2HCl। जब अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। गैस की पहचान कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो साबुन वाले पानी में जलते हुए तीली पास करके, मतलब क्या होगा, इसका जो गैस निकल रहा है वो गैस को साबुन का पानी में मतलब डालेंगे। डालने के बाद बुलबुला होगा, उस बुलबुला के पास जब माचिस का तीली जला के लेके जाएंगे तो पॉप की ध्वनि के साथ वो जलेगा। इसका मतलब पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। अगला सवाल है, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों होते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज में नहीं? तो लिखना है, HCl और HNO3 पानी में घुलने पर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, जो अम्लीयता देते हैं। अल्कोहल व ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये आयन के रूप में मुक्त नहीं होते, इसलिए अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते। यानी जो अम्ल में हाइड्रोजन होता है वो H+ आयन रिलीज करता है पानी में, लेकिन ये जो अल्कोहल और ग्लूकोज वाला हाइड्रोजन है वो H+ आयन नहीं देता है, जिसके कारण ये अम्लीय नहीं होता है। अगला सवाल है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो लिखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि पानी में अम्ल टूटकर H+ आयन बनाता है और ये आयन विद्युत का प्रवाह कराते हैं। मतलब क्या होता है, जब अम्ल को पानी में डाला जाता है तो अम्ल से बहुत मात्रा में H+ आयन निकलता है। वो H+ आयन ही क्या होता है, विद्युत का जो है प्रवाह करता है और चालन करता है। अगला सवाल है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलता? मतलब सूखा हुआ जो HCl होता है वो सूखा हुआ लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलता है, वो बताना है। तो लिखेंगे, अम्लीय व्यवहार दिखाने के लिए पानी आवश्यक है। शुष्क HCl में जल नहीं होता, इसलिए H+ आयन नहीं बनते हैं और लिटमस का रंग नहीं बदलता है। अगला सवाल है, अम्ल को तनुकृत करते समय हमेशा अम्ल को जल में क्यों मिलाना चाहिए? तो आंसर है इसका, अम्ल को पानी में मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा पानी द्वारा अवशोषित हो जाती है और छींटे नहीं पड़ते। अगर जल को अम्ल में डालेंगे तो ऊष्मा तेजी से बनेगी और अम्ल में छींटे खतरनाक हो सकते हैं और अम्ल के छींटे खतरनाक हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम पानी में अम्ल धीरे धीरे मिलाएंगे तो छींटा उतना नहीं निकलेगा और धीरे धीरे जो ऊष्मा निकलता है वो अवशोषित हो जाएगा पानी के द्वारा। लेकिन यदि हम अम्ल में पानी डालेंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से ऊष्मा निकलेगा और उससे छींटा जो निकलेगा वो हमको पड़ सकता है, इसलिए ये खतरनाक हो सकता है। अगला सवाल है, अम्ल को तनुकृत करने पर H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो इसका आंसर है, पानी मिलाने पर H3O+ आयनों की सांद्रता घट जाती है, यानी अम्ल का विलयन कम अम्लीय हो जाता है। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक क्षारक मिलाने पर OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो लिखना है, OH आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे विलयन अधिक क्षारकीय हो जाता है। मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH का मात्रा सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अधिक वो क्षारकीय हो जाएगा। अगला सवाल है,
H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लिखना है H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होने पर विलयन अधिक अम्लीय होगा, लेकिन H प्लस जो आयन की सांद्रता है कम रहेगा तो वो जो है अम्लीयता कम होगा उस विलयन का। अगला सवाल है, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? तो देखो क्षारकीय विलयन में भी H प्लस आयन होता है, परंतु OH आयन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए उनका स्वभाव क्षारकीय होता है। मतलब H प्लस आयन तो उसमें उपस्थित होता है लेकिन उतना मात्रा में नहीं होता है उपस्थित, ज़्यादा मात्रा में OH आयन उपस्थित होता है, इसलिए वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, क्षारकीय प्रकृति दिखाता है। अगला सवाल है, किसान कब CaOH पे सफिक्स 2 या फिर CaCO3 का उपयोग करेगा? तो बताना है। तो लिखेंगे जब मृदा अम्लीय हो जाती है तब उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए इन क्षारकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मतलब जब खेत में मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाता है तो उस अम्लीयता को कम करने के लिए ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है ताकि अम्लीयता को नियंत्रित किया जा सके। कुछ ऑब्जेक्टिव है एक लाइन वाला। CaOCl2 का नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। CaOH2 क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या करता है? विरंजक चूर्ण बनाता है। उसके बाद है कठोर जल को मृदु करने वाला सोडियम यौगिक सोडियम कार्बोनेट है। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? समीकरण लिखना है। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट CO2 गैस और H2O बनता है। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है वो सारा को समीकरण के रूप में लिखना है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सम बनता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनता है? ये है जिप्सम, जिप्सम बनता है। अगला सवाल है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये अभिक्रिया है पहला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे ये जो है Zn जो कि एक जिंक है और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 और H2 बनता है। अगला सवाल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ये हो गया और ये HCl हो गया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद है अगला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। यानी ये हो गया एल्यूमिनियम जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? Al2SO4 इंटू 3 बनता है। उसके बाद प्लस 3H2 बनता है यानी हाइड्रोजन बनता है। सब में हाइड्रोजन बनेगा क्योंकि जब भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा ही। अगला है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे ये लोहा हो गया Fe और HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो FeCl2 बनता है और H2O बनता है। अगला सवाल है, आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं है जबकि वर्षा जल है? तो लिखना है, आश्वित जल में आयन नहीं होते, मतलब आश्वित जल जो होता है उसमें आयन नहीं होता है, जबकि वर्षा जल में आयन मौजूद होते हैं। जो भी वर्षा जल का पानी होता है उसमें क्या होता है? आयन मौजूद होता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालक होता है। आयन के कारण ही विद्युत जो है पानी चालन करता है। तो यहाँ पे जो है आश्वित जल में कोई भी प्रकार का आयन नहीं होता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालक नहीं होता है। लेकिन जो वर्षा जल होता है उसमें मौजूद होता है आयन, जिसके कारण यह विद्युत का चालन करता है। अगला सवाल है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो अभी तुरंत 15 नंबर देखें, बस उसी प्रकार से इसका जवाब लिखना है। क्योंकि अम्ल में क्या होता है? H+ आयन होता है। लिखना है क्योंकि H+ आयन केवल जल की उपस्थिति में ही मुक्त होते हैं, इसलिए इसका व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। मतलब अगर जल नहीं रहेगा तो H+ आयन रिलीज नहीं होगा,
जल रहेगा तभी H+ आयन मुक्त होगा, जिसके कारण ये अम्लीय व्यवहार दिखाएगा। अगला सवाल है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। तो लिखना है ताजे दूध के पीएच का मान क्या होता है? 6 होता है। दही बन जाने पर इसमें मतलब लैक्टिक अम्ल आ जाता है, जिससे इसका पीएच घटकर 4 से 5 हो जाता है। कहने का मतलब जो शुरू में रहता है दूध का पीएच मान वो 6 के आसपास रहता है, लेकिन जब दही बनता है तो उसमें खटास आ जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल आ जाता है। जब लैक्टिक अम्ल आ जाता है उसमें तो उसका पीएच मान घट के 4 से 5 हो जाता है। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो लिखना है आर्द्रता में प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाता है और उपयोग योग्य नहीं रहता है, इसलिए इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके, नमी के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है, और जिप्सम बना लेने के बाद इसका जो है कार्य खत्म हो जाता है, इसका जो है उपयोगिता ही खत्म हो जाता है, इसलिए इसे ऐसा जगह रखा जाता है जिससे ये मतलब नमी से अभिक्रिया नहीं कर सके। अगला सवाल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो लिखना है वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर जल तथा लवण का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे अम्ल और प्लस क्षार जब मिलेगा तो लवण और जल बनाएगा। तो यहाँ पे HCl जो है एक अम्ल है और NaOH जो है एक क्षार है, ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो ये लवण बन रहा है और ये जल बन रहा है। नीचे भी वही चीज है, इधर अम्ल है और ये क्षार से जब अभिक्रिया किया तो लवण बना और जल बना। तो यही जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखें। तो यहाँ पे लिखना है धोने के सोडा का उपयोग। पहला उपयोग हो जाएगा कठोर जल को मृदु करने में, और दूसरा उपयोग हो जाएगा साफ सफाई या फिर सफाई एवं कपड़े धोने में। साफ सफाई में और कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा का उपयोग बताना है 2 ठो। तो सबसे पहले तो इसका उपयोग हो जाएगा केक एवं फूले हुए खाद्य पदार्थ बनाने में, और दूसरा इसका उपयोग हो जाएगा अम्लीयता दूर करने में, यानी एंटासिड दवा बनाने में। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो।